प्रश्न 15, जनजातियों में विवाह के अर्थ का उल्लेख कीजिए। जनजातीय जीवन में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। मेंशन द मीनिंग ऑफ मैरिज अमंग ट्राइब्स। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्राइबल लाइफ। उत्तर भारत की जनजातियों में विवाह, मैरिज अमंग इंडियन ट्राइब्स, भारत की जनजातियों की विवाह संस्था अन्य देशों की जनजातियों की भांति अनोखी और सभ्य समाज से सर्वथा भिन्न है। आज हिंदू समाज के साथ उनका संपर्क बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर कुछ परिवर्तन अवश्य दिखाई देते हैं। फिर भी सामान्य रूप से जनजातियों की विवाह संस्था की अनेक विशेषताएं हैं, जिनका क्रमबद्ध वर्णन उनके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए परमावश्यक है। संक्षेप में उनकी विवेचना इस प्रश्न में करेंगे। विवाह की आयु, एज ऑफ मैरिज। सामान्य रूप से जनजातियों में बाल विवाह का प्रचलन न था, परंतु अब हिंदू समाज के संपर्क में आने के कारण उनमें भी बाल विवाह दिखाई देता है। हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण ही संथाल, मुंडा, उरांव, भील आदि जनजातियों में लड़कों के विवाह की आयु प्रायः 12-13 वर्ष और लड़कियों की प्रायः 9-10 वर्ष है, पर अधिकांशतः जनजातियों में ये स्थिति नहीं है। उदाहरणार्थ, असोम के नागाओं और कुकियों में लड़कियां 15 से 20 वर्ष की आयु में और लड़के 18 से 25 वर्ष की आयु में विवाह करते हैं। अधिमान्य विवाह, प्रेफरेंशियल मैरिज। भारत की कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो विवाह के समय अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपने ही कुछ निकट के रिश्तेदारों से विवाह करना अधिक पसंद करती हैं। ऐसे अधिमान्य विवाह के निम्नांकित 3 प्रमुख रूप हैं। क्या बोला तूने? 1. ममेरे तथा फुफेरे भाई बहनों का विवाह, क्रॉस कजन मैरिज। भारत में ऐसी कुछ जनजातियां हैं जिनमें ममेरे तथा फुफेरे भाई बहनों में विवाह बहुत उत्तम समझा जाता है। मणिपुर के पुरुष कुकियों के मामा की लड़की के साथ विवाह इतना उत्तम समझा जाता है कि 1936 में प्रो तारकचंद दास द्वारा किए गए अनुसंधानों के अनुसार इसमें 75% विवाह इसी प्रकार के थे। गोंड जनजाति में तो ममेरे तथा फुफेरे भाई बहनों में विवाह अनिवार्य है। ग्रिगसन के अनुसार 54% गोंडों का विवाह इस प्रकार होता है। खरिया, ओरांव, खासी, कादर आदि जनजातियों में भी इसी प्रकार के विवाह का प्रचलन है। गोंडों में ऐसे विवाहों को दूध लौटावा कहते हैं। 2. साली और 3. भाभी विवाह, सरोरेट एंड लेवरेट। अधिमान्य विवाह के 2 अन्य रूप साली विवाह और भाभी विवाह है। साली विवाह, सरोरेट, उस विवाह को कहते हैं जिसके अनुसार पुरुष अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह कर सकता है। ये 2 प्रकार का होता है। अ. सीमित साली विवाह, रिस्ट्रिक्टेड सरोरेट, और ब. समकालीन साली विवाह, साइमल्टेनियस सरोरेट। सीमित साली विवाह वह है जिसमें पत्नी की मृत्यु के बाद ही साली से विवाह किया जा सकता है। गोंड आदि कुछ जनजातियों में इस प्रकार का विवाह पाया जाता है। समकालीन साली विवाह में पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी बहन के साथ विवाह करता है और उस स्त्री की सारी बहनें आपसे आप उस पुरुष की पत्नियां बन जाती हैं। ये फंस गया सीएम। इसके विपरीत भाभी विवाह, लेवरेट, का अभिप्राय यह है कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसे अपने देवर से शादी करनी होती है, या बड़ा भाई जिस स्त्री को विवाह करके लाता है वह आपसे आप ही अपने अन्य देवर या देवरों की पत्नी हो जाती है, जैसे टोडा जनजाति में होता है। देवर शब्द का अर्थ भी इसी बात का द्योतक होता है, क्योंकि देवर शब्द का अर्थ है देवरः कस्मत द्वितीय वरो भवतीति, अर्थात देवर उसे कहते हैं जो दूसरा वर हो। जनजाति विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइबल मैरिज। मानवशास्त्रियों ने जनजातियों में पाए जाने वाले विवाह के 3 मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है, जिन्हें हम एक विवाह, मोनोगमी, बहुपत्नी विवाह, पॉलीगमी, बहुपति विवाह, पॉलीडेंट्री, यही नहीं अभी और सुनिए, कहते हैं। सम्मिलित रूप से बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह को बहुविवाह, पॉलियामी भी कहा जा सकता है। इस आधार पर जनजातियों में विवाह के निम्नांकित प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है। विवाह के प्रकार: एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, नियंत्रित बहुपत्नी विवाह, अनियंत्रित बहुपत्नी विवाह, बहुविवाह, अभ्रातृ बहु विवाह। विवाह इस संबंध में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जनजातियां एक पुरातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के कारण एक लंबे समय तक बहुविवाह की परंपरा को मानती रही, लेकिन बाह्य समूहों के प्रभाव से आज से संबंधित दशाओं तथा लाभ एवं हानि के संदर्भ में समझा जा सकता है। समझ रहे हो? एक विवाह, मोनोगमी, एक विवाह एक सार्वभौमिक नियम है। इसके अंतर्गत एक जीवन साथी के रहते हुए कोई भी अथवा पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जनजातियों में कुछ समय पहले तक विवाह के अनेक दूसरे प्रकार पाए जाते थे, लेकिन आज अधिकांश जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन ही सबसे अधिक है। जनजातियों में आज एक विवाह का प्रचलन सबसे अधिक क्यों है? इसको अनेक कारणों के आधार पर समझा जा सकता है। एक विवाह एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष को जीवन साथी प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं।
2. सामाजिक संगठन को बनाए रखने तथा पारस्परिक संघर्षों की संभावना को कम करने के लिए भी एक विवाह को अधिक उपयोगी समझा जाता है। 3. भारत की अनेक जातियों में कन्या मूल्य ब्राइड प्राइस का प्रचलन होने के कारण एक विवाह को ही अधिक उपयोगी समझा जाता है। 4. एक विवाह को अतिरिक्त विवाह के दूसरे सभी स्वरूपों से पारस्परिक संघर्षों में वृद्धि होती है। 5. जनजातियों को आर्थिक साधन सीमित होने के कारण बहुपत्नी विवाह उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। 6. आज जैसे जैसे जनजातियों में पुरुषों के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने एक विवाह की प्रणाली को स्वीकार करना आरंभ कर दिया है। तो क्या नाचो मैं? प्रत्येक अवस्था के समान एक विवाह प्रणाली के भी अपने कुछ लाभ तथा हानियां हैं। इस प्रणाली में पारिवारिक जीवन सबसे अधिक व्यवस्थित रहता है। एक विवाह से न केवल बच्चों का पालन पोषण तथा उनका समाजीकरण सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है, बल्कि पति पत्नी के संबंध अधिक समतामूलक बने रहते हैं। स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए भी एक विवाह को सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से संतुष्ट रखने तथा परिवार के अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी यह व्यवस्था सर्वोत्तम है। इन लाभों के पश्चात इसके अपने कुछ दोष भी हैं। जिन जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन बढ़ा है, उनमें यौन अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी है। अनेक खेतिहर जनजातियों में एक विवाह के कारण परिवार का आकार छोटा रह जाने के कारण इसका कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनेक ऐसी जनजातियां जिन्होंने बहुपति विवाह की प्रथा को छोड़कर एक विवाह की प्रथा को स्वीकार किया है, उनमें स्त्रियों के अधिकारों में कमी हो जाने के कारण उनका शोषण बढ़ने लगा है। इन दोषों के बाद भी जनजातियों को एक विवाह के फलस्वरूप हानियों की अपेक्षा लाभ कहीं अधिक है। यही कारण है कि जनजातियों में एक विवाह का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बहुपत्नी विवाह पॉलीगमी। बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसके अनुसार एक पुरुष को एक साथ अनेक पत्नियां रखने की अनुमति दी जाती है। अनेक समाजों में कानून के द्वारा बहुपत्नी विवाह को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भी जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन इस कारण बना रहा कि एक ओर इस प्रथा को उनकी संस्कृति तथा आवश्यकताओं के अनुकूल समझो गया, तो दूसरी ओर अपनी भौगोलिक पृथकता के कारण जनजातियां स्वयं भी इस प्रथा के दोषों को नहीं समझा सकी। इसके बाद भी सभी जनजातियों में बहुपत्नी विवाह की प्रथा समान प्रकृति की नहीं है। कुछ जनजातियों में ये प्रथा नियंत्रित है तो कुछ में अनियंत्रित। नियंत्रित बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसमें समाज के केवल अधिकार संपन्न अथवा धनी व्यक्तियों को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति दी जाती है। दूसरी ओर अनियंत्रित बहुपत्नी विवाह की प्रथा के अनुसार समुदाय में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। बहुपत्नी विवाह का अन्य वर्गीकरण एकपक्षीय बहुपत्नी विवाह बिगमी है तथा स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह पॉलीगमी के रूप में देखने को मिलता है। एकपक्षीय बहुपत्नी विवाह वह है जिसमें पुरुष द्वारा अनेक स्त्रियों से विवाह किया जाता है, वे आपस में बहनें होती हैं। स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत पुरुष की अनेक पत्नियों के बीच किसी तरह का नातेदारी संबंध होना आवश्यक नहीं होता। भारत में आज भी अनेक जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, जिनमें नागा, बैगा, लुथाई, गोंड, हो आदि प्रमुख है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहुपत्नी विवाह के कारण कॉजेज ऑफ पॉलीगमी 1 बील्स तथा वाइजर के अनुसार स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का अनुपात कम होना बहुपत्नी विवाह का सर्वप्रथम कारण है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका की बैंगडा जनजाति में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 3 गुने से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप वहां बहुपत्नी विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है। 2 जनजातियों का जीवन अत्यधिक संघर्षपूर्ण होने के कारण एक से अधिक पत्नियों को रखना इसलिए उपयोगी समझा जाता है कि परिवार में पुरुषों को खेती या दूसरे कार्यों के लिए अधिक विश्वसनीय साथी प्राप्त हो सके। 3 कुछ जनजातियों में आज भी एक से अधिक पत्नियों को रखना व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता है। 4 जनजातियों में कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों, मांस, मछली तथा मादक द्रव्यों का प्रयोग अधिक होने के कारण उनमें अधिक कामवासना का होना है। इसके फलस्वरूप अनेक जनजातियां बहुपत्नी विवाह को अपने लिए एक उपयोगी प्रथा के रूप में देखती हैं। मजूमदार ने लिखा है कि असोम के नागाओं में बहुपत्नी विवाह का यही सबसे प्रमुख कारण है। 5 कुछ जनजातियों में पत्नी द्वारा संतान को जन्म न दे सकने अथवा उसमें कोई दोष पाए जाने की दशा में पुरुष को दूसरी स्त्री से विवाह की अनुमति देने को नैतिक आधार पर बुरा नहीं माना जाता है। 6 अनेक जनजातियों में बाहरी समूहों का अनुकरण करने के फलस्वरूप बहुपत्नी विवाह की प्रथा को प्रोत्साहन मिला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुपत्नी विवाह के लाभ तथा हानियां, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पॉलीगमी। जनजातियों के एक विशेष प्रकार के भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में बहुपत्नी विवाह की प्रथा ने समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है।
यदि हम बहुपत्नी विवाह के लाभों अथवा कार्यों पर विचार करें तो अनेक विद्वान यह मानते हैं कि इसके फलस्वरूप एक परिवार में अनेक स्त्रियों के होने से बच्चों के पालन पोषण में बहुत सुविधा रहती है। 2 परिवार में एक से अधिक पत्नियां होने से खेती, पशुपालन तथा मछली पकड़ने जैसे आर्थिक कार्यों को सुविधापूर्वक किया जा सकता है। 3 परिवार के अंदर ही पुरुष की कामवासना पूरी हो जाने से समूह में अनैतिकता अथवा संघर्षों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। नहीं 4 बहुपत्नी विवाह संपन्न और प्रतिष्ठित लोगों द्वारा ही किए जाने के फलस्वरूप अच्छे गुणों की संतानों की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रथा के फलस्वरूप पुरुष को अनेक सहयोगी मिल जाने से वह प्राकृतिक संघर्षों का सामना कर सकता है। वास्तव में बहुपत्नी विवाह के लाभों की तुलना में बहुपत्नी विवाह की हानियां कहीं अधिक गंभीर। सर्वप्रथम ऐसे विवाहों से परिवारों का वातावरण तनावपूर्ण बना रहता है क्योंकि विभिन्न पत्नियों के बीच कुछ न कुछ मतभेदों का रहना स्वाभाविक है। 2 ऐसे वातावरण से बच्चों के पालन पोषण और उनके समाजीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। 3 आर्थिक रूप से आज भी अधिकांशतः जनजातियों की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इस दशा बहुपत्नी विवाह से परिवार की आर्थिक समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। 4 पत्नियों की आयु में अधिक अंतर होने से परिवार का नैतिक जीवन अधिक स्वतंत्र नहीं रह पाता। 5 बहुपत्नी विवाह के कारण पुरुष का जीवन विघटित हो जाता है क्योंकि सीमित साधनों के अंतर्गत सभी पत्नियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकना अत्यधिक कठिन है। 6 अंत में ऐसे परिवारों का आकार अधिक बड़ा हो जाने से भी अनेक पारिवारिक तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बहुपति विवाह पॉलीएंड्री एक विवाह तथा बहुपति विवाह जनजातियों के अतिरिक्त जहां अनेक दूसरे समाजों में भी पाए जाते हैं, वहां बहुपति विवाह केवल जनजाति समाजों की ही विशेषता है। इसे परिभाषित करते हुए माइकेल मिचेल ने लिखा है, एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से विवाह करना अथवा एक समय पर ही 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। इसी प्रकार प्रो कपाड़िया का कथन है, बहुपति विवाह वह संबंध है जिसमें कोई स्त्री एक समय में एक से अधिक पतियों का चुनाव करती है अथवा जिसके द्वारा अनेक भाई सम्मिलित रूप से एक स्त्री का उपभोग करते हैं। वास्तव में कुछ समय पहले तक भारत की बहुत सी जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन आज जैसे जैसे जनजातियां बाहरी समूहों के संपर्क में आने कारण अधिक जागरूक होती जा रही हैं, उनमें बहुपति विवाह का प्रचलन तेजी से कम होता जा रहा है। कुछ समय पहले तक खस, टोडा, नायर, कुसुम, कोटा तथा रियान जनजातियों के अतिरिक्त कुछ दूसरी जनजातियों में भी बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन आज कोई भी जनजाति ऐसी नहीं है जिसमें केवल बहुपति विवाह का प्रचलन हो। खस जनजाति को बहुपति विवाह का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन आज वहां भी ऐसे विवाह केवल कुछ परिवारों में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद भी विवाह की एक प्रथा के रूप में इसकी प्रकृति को समझना आवश्यक है। बहुपति विवाह के रूप बहुपति विवाह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 1 भ्रातृ बहुपति विवाह तथा 2 बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। ये चुप है। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे?